स्टूडेंट्स, मस्ती रणधीर सर में आपका स्वागत है। चलिए हम आपसे रूबरू होते हैं। लग चुकी है तलमंजी की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, आज का भंडारा का क्लास है। ठीक है, एपी का भंडारा देखेंगे। एपी का भंडारा क्योंकि 4 चैप्टर हमने फिनिश कर दिया। आप लोग डिमांड करेंगे तो हम सबका ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे। सबका ऑब्जेक्टिव सीरीज में चैप्टर वाइज होगा। चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके सबका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा एक बार। ठीक है ना। तो जैसे मेरा केमिस्ट्री का भौकाल सीरीज चल रहा है, उसी तरह एक और सीरीज लाएंगे। लगातार प्रत्येक मैथ का ऑब्जेक्टिव डिले किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेशनल लाइन देखते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। चलते हैं एपी के भंडारा में। आप लोग भी सम्मिलित हैं। आइए इस भंडारा को सक्सेसफुल बनाया जाए। एपी का हिंदी होता है समानांतर श्रेणी। श्रेणी नहीं, समानांतर श्रेणी। इसका इंग्लिश होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला लेटर ए और दूसरा का लेटर पी। अब सबसे पहले एपी क्या है? तो सबसे पहले एपी एक सूची है। एपी एक वैसा सूची है जिसमें कोई खास संख्या जोड़ने पर, खास अंतराल पर खास संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एपी एक ऐसा सूची है जिसमें किसी खास संख्या को खास अंतराल पर, यह एक सूची है। एपी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे समानांतर। समानांतर किसे कहेंगे? तो समानांतर दो शब्द से मिलकर बना है, समान प्लस अंतर। ठीक है ना। समान प्लस अंतर का मतलब इक्वल डिफरेंस, यानी समान अंतर पर जो हो। इक्वल डिफरेंस जब समान अंतर पर कोई चीज रहता है तो उसको डी कहा जाता है। समान अंतर पर रहता है उसे क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। जब एपी में समान अंतर पर हो तो उसे डी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डी कहते हैं। अब डी क्या है? जैसे मान लीजिए, अब समान अंतर क्या होता है? जैसे 2, 4, 6, 8। तो 2 में 2 जोड़े तो क्या हो गया? 4 हो गया। 4 में 2 जोड़े 6 हो गया। 6 में 2 जोड़े 8 हो गया। तो यह दिखाई दे रहा है समान अंतर पर है। तो यह भी कहा जा सकता है कि दूसरा संख्या जो है, दूसरा टर्म जो है, उसमें से पहला टर्म घटाने पर एक खास अंतर आए। अब समझिए एपी का व्यापक रूप क्या कहलाता है। तो एपी का व्यापक रूप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। एपी का व्यापक रूप या एकरे के कहते हैं, सीबीएसई वाला शब्द होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A1, A2, A3, A4 AN तक। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां A1 बराबर पहला टर्म, पहला पद, या इसी को कहा जा सकता है T1, T2, T3, T4। T मीन्स क्या होता है? डाइजेस्ट TN। T मतलब होता है टर्म। T बराबर टर्म होता है, या A बराबर भी टर्म होता है। ठीक है, तो A1 का मतलब हुआ पहला पद, A2 का मतलब हो गया दूसरा पद। ठीक है, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब हो गया तीसरा पद। ऐसे ऐसे AN का मतलब क्या हो गया? Nवां पद। Nवां पद का मतलब हुआ पता नहीं है कौन सा पद हो सकता है। ठीक है, अब जब एपी में समान अंतर होता है उसे डी कहते हैं। तो डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर में डी को कहा जा सकता है। इस समान अंतर को ही सार्वंतर कहा जाता है। सार्वंतर का मतलब 2 के बीच का अंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है? 2 के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को सार्वंतर कहते हैं। जैसे मानिए यहाँ पे A1 का मान जो हो गया A1, A2, A3, A4। एग्जाम्पल डेट, ये 2, 4, 6 हो गया, 8 हो गया। तो A1 बराबर यह हो गया 2,
A2 बराबर हो गया 4, A3 बराबर हो गया 6 और A4 बराबर 8। यह सीक्वेंस जा रहा है, लगातार जा रहा है। तो पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा रहता तो A5, 10वां रहता तो A10, 20वां रहता तो A20, 50वां रहता तो A50। तो इसके बीच का अंतर निकालना है, यानी D बराबर जो होता है, यानी दूसरा प्लस पहला, दूसरा प्लस पहला, तीसरा प्लस दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, घटाया जाएगा। यानी फिर एक कदम आगे बढ़ के एक कदम पीछे होना, आगे वाला में से पीछे घटाना, आगे माइनस पीछे। तो देखिए आगे माइनस पीछे, आगे कौन सा, जैसे A2 जो है आगे है, A1 उसका पीछे है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक ही कदम का अंतर होता है, तो D बराबर A2 माइनस A1 हो सकता है, या A3 माइनस A2 हो सकता है, या A4 माइनस A3 हो सकता है, ठीक है। यही D का फॉर्मूला होता है। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ऐसा ही इसका D निकाला जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस होता है। तो पूछता है AP कब होता है, तो जब यहाँ देखिए, तो A1, A2, A3 जो है A4 हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इसका एक और स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, जब A1, A2, A3, A4 या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी हो सकता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 4D, A प्लस ND। यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हो सकता है, यानी A1 बराबर A हो गया, A2 बराबर A प्लस D हो गया, A3 बराबर A प्लस 4D हो गया, A प्लस 2D हो गया, A4 बराबर A प्लस 3D हो गया, A5 बराबर A प्लस 4D। यानी खास संख्या में घटा देकर, जैसे n बराबर 5 है, ये निचवा रहता है ना, निचवा ये n का मान होता है, n बराबर 1 हो गया। जैसे A3 का मतलब था n बराबर 3 हो गया, A5 का मतलब n बराबर 5 हो गया, ठीक है। यानी पांचवा पद, चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद, पहला पद, ऐसे। तो एक संख्या घटाकर उस पर D बैठा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यह सूत्र होता है, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही मास्टर फॉर्मूला है। an बराबर A प्लस n माइनस 1। जैसे n की जगह पर हम 10 रख रहे हैं, बउआ जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a के जगह पर हम 10 रख रहे हैं, n के जगह पर कितना रख रहे हैं, 10, n बराबर 10 हो गया। तो n बराबर जब 10 रख रहे हैं, तो a 10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस, तो 10 में से घटाएंगे, यहाँ n माइनस 1 है, तो 10 में से घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 8 को बिठा देंगे, यानी a प्लस कितना हो गया, 9 हो गया। उसी तरह एक और देख सकते हैं, जैसे n बराबर हम क्या रख रहे हैं, 12, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो A12 बराबर A प्लस, ये वो घटाना दीजिए बउआ जी, ये वो घटा के लिख दीजिए, यानी A प्लस 11D। तो इसी तरह A20 बराबर कितना हो सकता है, A प्लस 19D। A24 बराबर क्या हो सकता है, A प्लस 23D। स्टैंडर्ड फॉर्म यह हो गया, A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, N का मतलब nवां पद, ठीक है। तो अब कहता है AP कब होता है, AP कब होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए, तो AP कब होता है, तो AP उस समय होता है जब D का मान समान, यानी D का मान का मतलब क्या हुआ, यानी D1 D2 यानी A3 माइनस A2 का मान निकालिए, समझिए बात को, A2 माइनस A1 का मान निकालिए। देखिए कहता है AP कब होता है, ठीक है, हम मिटा दें इसको। पूछता है क्वेश्चन, AP कब होता है, तो AP तब होता है जब D का मान समान। AP तब होता है, AP तब होता है जब क्या हो, D का मान समान, D का मान समान।
ये आपके सिलेबस में एपी जो है लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन टेकन करता है, 10 नंबर क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, यह आपका 5वां चैप्टर है आपके मैथ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, एनसीईआरटी क्वेश्चन का, एनसीईआरटी चैप्टर का 5वां लेसन है। तो एपी तब होता है जब डी का मान क्या हो, समान। जब डी का मान समान होगा तभी एपी हो सकता है, अन्यथा एपी नहीं हो सकता। यानी डी बराबर क्या हो गया, तो a2 माइनस a1, डी बराबर क्या हो गया, a3 माइनस a2। यानी खास बड़ा में से एक छोटा घटा देना। डी बराबर क्या हो सकता है, a20 माइनस a19। ठीक है, यही डी का मान होता है। जैसे हम एग्जांपल फॉर द एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम ले लिए 3, 6, 9, 14। ये बताइए एपी में है कि ना। तो a1 का a का मान हो गया, a1 का मान 3 हो गया, a2 का मान हो गया 6, a3 का मान हो गया 9 और a4 का मान हो गया 14। अब बताइए डी का मान निकालेंगे। डी का मान क्या हो गया, a2 माइनस a1। तो a2 का मान 6 माइनस 3 घट गया, 3 हो गया। डी बराबर a3 माइनस a2 होता है, तो 9 माइनस 6 बराबर 3 हो जाता है। तो दो में तो 3 आ गया, लेकिन तीसरा एक और देखते हैं। तो देखना अपने दिमाग से सोचना है कि सीक्वेंस जा रहा है कि नहीं, एक खास संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। जैसे 3 में एक मानो की रीजनिंग है, 3 में 3 जोड़े तो 6 हो गया, 6 में 3 जोड़े तो 9 हो गया, लेकिन 9 के बाद 5 जोड़ने पर 14 हो रहा है। तो ये एपी में नहीं हो सकता। यानी a4 माइनस a3, तो a4 का मान 14 है, माइनस 9 तो 5 है। तो हई दो तो आ गया है, लेकिन तीसरा मैच नहीं कर रहा है, अतः एपी में नहीं है। एपी में कब होगा, जब डी का मान समान होगा तभी एपी में हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, यह कॉजेशन हमेशा याद रखना है। अब हम लोग सोचते हैं तो समझते हैं। अब देखिए एपी भी दो प्रकार की होती है, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट का मतलब क्या होता है, परिमित, जिसमें कोई खास संख्या ही रहे। इनडिफिनिट का मतलब अपरिमित। तो देखिए जिसके आगे डैश 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 नहीं लगा हो तो परिमित मानिएगा, और जिसके आगे डैश 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 लगा हो तो अपरिमित मानिएगा। जैसे कहेंगे 2, 4, 6, 8, 10, तो यह अपरिमित हो गया। क्या हो गया, अपरिमित। लेकिन अगर कहेंगे नहीं 3, 6, 9, 12, बस खत्म, तो यह अपरिमित हो गया। तो देख रहे हैं इसके आगे डैश डैश लगा है, इसके आगे डैश डैश नहीं लगा है। ठीक है, तो यह जो हो गया अपरिमित हो गया, यह जो हो गया परिमित हो गया। तो एपी में कब होगा, जब डी का मान समान होगा। तो डी का मान निकालने के लिए कम से कम अपना दिमाग यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। नहीं तो कम से कम 3 को निकाल लीजिए, नहीं तो कम से कम 2 को आवश्यक रूप से निकालिए, तब एपी में आइडेंटिफाई कीजिएगा कि एपी में है। ठीक है, कभी कभी एपी के पद दे देगा, जैसे 2 दे देगा और ए बराबर 2 दे देगा और डी बराबर 5 दे देगा। आप कहेगा कि 5 को पद लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो हमने पढ़ा है एक व्यापक रूप a1 a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, ऐसे करके बना देंगे। यानी ये a1 का मान हो गया, ये 2 का मान हो गया, और ये 3 का मान हो गया, और ये 4 का मान हो गया। तो लिखेंगे a1 बराबर a प्लस डी, तो a का मान 2 है, d का मान 5 है, तो 2 प्लस 5 7 हो जाते हैं। a2 बराबर a प्लस डी हो जाएगा, तो देखेंगे कितना होता है, तो 2 नहीं a1 बराबर a2 बराबर a प्लस डी होता है। a बराबर जो होगा आपका 2 ही होगा, a2 बराबर a प्लस डी हो गया, a3 बराबर a प्लस 2d हो गया। तो a का मान 2 है, और प्लस 2 गुना d का मान 5 है, तो 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया। तो ऐसे सीक्वेंस तैयार हो जाएगा 2, 7, 12 ऐसे। तो 5-5 का अंतराल जा रहा है, तो 2 को 5 को 7 को 7 को 5 को 12 को 12 को 5 को 7 17 को, यही एपी हो गया। ठीक है, अब एपी भी दो प्रकार की एक और प्रकार से होता है। तो एपी कौन कौन होता है,
सबसे पहला एक होता है अनुकर्म, एक होता है श्रेणी। अनुकर्म का मतलब जिसमें कोमा लगा हो उसे अनुकर्म कहेंगे। श्रेणी का मतलब जिसमें प्लस लगा हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये अनुकर्म के रूप में होगा। वही कहेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो यह श्रेणी के रूप में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस, तो आप लोग जान चुके होंगे कि एपी का व्यापक रूप का क्या होता है। एपी का व्यापक रूप A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 AN, AN बराबर अंतिम पद, या A1 A + D A + 2D A + 3D A + 4D डैश 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 A + ND, या T1 T2 T3, A1 के जगह पर T का वैल्यूएबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। एपी कब होता है? जब D का मान समान हो। D का मान समान होगा तब एपी हो सकता है। एक समान अंतराल पर एपी किसे कहते हैं? तो एपी एक ऐसी सूची है जो किसी खास संख्या के जोड़ने पर या खास संख्या का अंतर पाया जाता है, समान संख्याओं का अंतर पाया जाता है, उसी को ही एपी कहा जाता है। तो D बराबर A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A20 - A19, यानी एक ही अंतर हो, दूसरा कुछ अंतर न हो, तभी इसको एपी के रूप में देखा जा सकता है। तो समानांतर श्रेणी की एक ऐसी सूची है, समानांतर श्रेणी किसे कहा जाता है, एपी किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। समानांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। समानांतर श्रेणी एक ऐसी संख्या की सूची है जिसमें अपने संख्या में निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। समानांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें किसी संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, निश्चित संख्या को ही डी कहा जाता है। निश्चित संख्या को ही क्या कहा जाता है? डी। जैसे देखिए निश्चित संख्या 5 था, 5 केवल जोड़ते जा रहे थे 5, जैसे 2 में 5 जोड़े 7, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़े 17, तो यही तो एपी का फंडास है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.1 के ओर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कहता है 5.1। ठीक है, तो 5.1 हमारा, अगर आप बैठे हैं तो कलम को भी लेकर बैठे हैं, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए मेहमान की तरह हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जो जब नोटिफिकेशन से जुड़े रह जाएंगे तो मेरा जब वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मेरे भला बुरा का जरूर न जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपसे हमें उम्मीद जुड़ सकता है, आपसे हम लिंक जुड़ेंगे, समझे बच्चा जी। तो अगला 5.1 क्या कहता है क्वेश्चन, तो 5.1 के रूप में हम क्वेश्चन को कुछ डिले करेंगे, अगला वीडियो में इसको अच्छा से देखा जाएगा। ठीक है, इतना तो जानना लिए कि परिमित किसे कहेंगे, तो परिमित एपी किसे कहते हैं, तो वैसी एपी जिसमें खास संख्या ही हो उसे परिमित एपी कहेंगे। आप परिमित किसे कहेंगे, वैसी एपी जिसमें संख्याओं का लिमिटेशन न हो, अनेक हो, जिसके आगे डॉट डॉट लाइन लगा हो। ठीक है, अनुक्रम और श्रेणी के रूप में हम लोग जान लिए। अब 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या करता है, चलिए एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 कहता है क्या, ठीक है। एक्सरसाइज पहला 5.1 का पहला क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे कि यह क्या हमारे ओर डिले करता है। तो 5.1 के दरमियान हम लोग एपी का कुछ क्यूरी देखें। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों के संबंध में एपी सूची है। एपी सूची को बताना है कि एपी में है कि नहीं, एपी में है तो क्यों है। पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराया, एगो टैक्सी है, ऑटो है, उसका प्रत्येक किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया था। 1 किलोमीटर जा गया था फर्स्ट सूरी तो 15 रुपया लिया, लेकिन जब जैसे जैसे 1 किलोमीटर
किलोमीटर के बाद जा रहा है तो 8 रुपया उसका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट किलोमीटर जो था उसका क्या था, 15 रुपया था। प्रथम किलोमीटर कितना था, 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर इसके अतिरिक्त जब हो रहा है तो 8 रुपया बढ़ते जा रहा है। दूसरा क्या था, 15 + 8 23 हो गया। तीसरा कितना था, तीसरा 8 रुपया बढ़ते जा रहा है। तीसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 + 8 हो जाएगा। 15 + 8 + 8 यानी 23 × 8 31 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 × 8 15 × 5 20 और 3 23 और 23 × 8 23 7 3 और 1 31 हो जाएगा। चौथा किलोमीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा, चौथा किलोमीटर तो 31 + 8 यानी खास संख्या को जोड़ रहे हैं। यानी ए बराबर हम कह सकते हैं 15 हुआ और डी बराबर हो सकता है 8। तो आता है एपी में देख रहे हैं 15 हो गया तो 23 हो गया तो 31 हो गया, 31 8 39 हो गया, ऐसे यहाँ एपी का पद है, एपी में है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि बाई वाले पंप से प्रत्येक बेलन की शेष हवा 1/4 निकाल दिया जाता है। ये वो बेलन है जिसकी आयतन निकालनी है, आयतन जो है v है। तो माना कि बेलन की आयतन v हो गया, माना कि बेलन की आयतन को इन वॉल्यूम कहा जाता है, वॉल्यूम मतलब होता है v मान लिए। तो पहला जब हवा निकाला जाता है बेलन से, पहला हवा निष्कासन में निकालना, तो पहला बार निकाला जाता है तो कितना निकाला जाता है, 1/4 निकाला जाता है। प्रत्येक टर्म में 1/4 निकालते हैं तो v - 1/4 हो जाएगा। तो घटा देंगे तो 4v - 1, ठीक है ना, 4v - 1। अब देखिए यहाँ गुना v से करेंगे तो यहाँ देखिए ना, क्योंकि v वैल्यू है तो v - v/4 हो गया, यानी घटाएंगे तो 4v - v/4 यानी 3v/4 हो गया। तो ये v हो गया, ये 3v हो गया। तो पहला बार निष्कासन निकाला गया, तो पहला यानी यह समझ सकते हैं फर्स्ट बार निकाला गया, दूसरा बार निकाला गया हवा का निष्कासन कितना हो जाएगा, तो 3v/4 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 9v²/4 हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा। फिर वही तीसरा बार निकाला जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक बार जब निकाला जाएगा, एक ही बेलन है, प्रत्येक बार उसे 1/4 भाग निकाला जा रहा है, प्रत्येक बार चौथा हिस्सा निकाल दिया जा रहा है। तो तीसरा बार निकाला जाएगा तो 3v/4 का क्यूब कर दीजिएगा डायरेक्ट, तो 3 × 9 = 27 v का क्यूब बटा 4 × 16 = 64 क्यूब हो जाएगा। और यानी कहने का मतलब हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा v, a2 बराबर जो होगा 3v/4 हो गया, a3 बराबर जो होगा 9v²/16 हो गया, a4 बराबर हो जाएगा 27v³ 64 हो जाएगा। अब d का मान निकालो, d का मान अगर सेम आ जाएगा, जैसे यहाँ d का मान देखिए ना खास संख्या जोड़ा जाता था, तो देखिए 15 23 31 39 था, तो a बराबर 15 हो गया। तो जैसे d का मान निकालेंगे तो d का मान a2 - a1, a2 का मान कितना था 23 में से कितना गया 15, तो 8 बचेगा। फिर a3 - a2 हो गया, तो a3 का मान 31 था और 23 था, तो घटाएंगे 8, यानी हमें हर एक बार 8 आया। तो यह क्या है, एपी में था, एपी में है, बताएं आपको, क्योंकि सूची तैयार की है, ये ना सूची है, ठीक है। अब इसका देखिए d बराबर क्या होगा, a2 - a1, तो a2 का मान कितना है 3v/4 - v निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा में 1 लगा देंगे, 4 1 का गुणन 4 हो गया, तीसरा 3v - 4v यानी -v/4 हो जाएगा। फिर दूसरा दे सकते हैं आप, a3 - a2 हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, a3 - क्या हो जाएगा a2, तो a3 का मान कितना है बताइए, a3 का मान 9v² है, 9v²/4 a2 का मान 3v/4 है। अब 4 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 9v² - 3v हो जाएगा।
तो 9b² में से 3b कैसे घटेंगे, क्योंकि सेम नहीं है, ये कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लेंगे तो बताइए ना, 3b को कॉमन लेंगे तो 3b बचेगा, -1 बचेगा, बटा 4 बचेगा। तो यह इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यह एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है यह आवश्यक रूप से। ये पहला वाला एपी में हो गया, लेकिन दूसरा वाला एपी में नहीं है। तीसरा कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत के 150 मीटर है। यानी पहला किलोमीटर जब खोदा जा रहा है, ये वो कुआं खोदना है। ठीक है, इस कुआं खोदने के दरमियान पहला किलोमीटर का किराया जो है, मजदूर किराया 150 रुपया है। एक मीटर खोद रहा है, तो उसके लिए एक कुआं खोदना है। इस कुआं खोदने के लिए 1 मीटर का जो किराया, 1 मीटर का रुपया जो है 150 रुपया है। और 1 मीटर के बाद जब हो रहा है, खुदा रहा है, तो उसका 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, तो ए बराबर हम कह दे रहे हैं, जैसे पहला वेरा का किया, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई हुआ तो 150 रुपया हो गया। दूसरा मीटर का खुदाई होगा, दूसरा मीटर की खुदाई 50 रुपया बढ़ गया, तो 150 प्लस 50 यानी 200 हो गया। अब तीसरा क्या होगा, तो ये यहाँ से जुड़ाएगा, यहाँ से जुड़ाएगा तो 200 प्लस 50 हो जाएगा, यानी 250 हो जाएगा। चौथा जो होगा, चौथा मीटर की खुदाई कैसे होगा, तो चौथा मीटर की खुदाई 250 प्लस 50 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। अब इसका सीक्वेंस बनाना है, सूची बनाना है, तो सूची बनाने के दरमियान 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया 150। देखिए डी का मान निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है, 200 माइनस 150 हो जाएगा। फिर डी का मान क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, a3 का मान वही है, a1 वही है, a1 a2 a3 a4, तो a3 माइनस a3 का मान 250 माइनस 200 हो जाएगा। तो ये 50 का टर्मिनोलॉजी आ रहा है, हमेशा 50 आ रहा है। तो यह एपी में है, एपी में है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि एक 10,000 राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करता है। मिश्रधन किसे कहते हैं, तो जब आप ब्याज लेते हैं, आज जब ब्याज माने कि 5,000 रुपया ब्याज लिए 2 बरस तक रखे 3% के दर से, तो 5,000 का 3% जो होगा उसको जो आप, तो 5,000 रुपये का 3% रखा गया, तो 2 साल में कुछ ना कुछ तो ब्याज होगा ना। जैसे 5,000 का था, 5,000 का 3% के दर से 2 बरस का ब्याज कैसे निकलेगा, ऐसे समझिए। तो जब भी ब्याज निकालना है ना, 2 को 0 हटा दीजिए। जब भी ब्याज निकालना, सबसे पहले 1 महीने का ब्याज निकाला जाता है, तो 2 को 0 हटा देंगे तो 50 या 150 रुपया, यानी 150 रुपया की महीना हुई। 1 महीना का 150 रुपया ब्याज चुकाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रकम देना पड़ेगा 5,000 के अलावा। अब 2 बरस है तो 12 दूनी 24 महीना हुआ, तो 24 से गुना करेंगे। समझो बात को, जब भी ब्याज निकालना है, कितना रकम है उसमें से 2 0 हटा दो और रेट वाला से गुना करो, दर वाला से गुना करो। गुना करने के बाद 1 महीना का ब्याज निकलेगा। 1 महीना के ब्याज में जितना महीने के निकालना उससे गुना कर दो, जल्दी ही घटा देना, कॉलम कॉपी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब 24 में 15 से गुना कर देंगे, तो देखिए 15 चौका 60 के शून्य हासिल अंक 15 इसको मान लो, बाद में 0 बैठाएंगे। 15 चौका 60 0 हासिल अंक 6 15 दूनी 30 6 36, यानी 3600 रुपया 2 बरस का ब्याज हुआ। तो 5,000 के अलावा 3600 रुपया देना पड़ेगा आपको। तो 5,000 और 3600 कितना हो गया, 8600 रुपया जब आप साहूकार को, महाजन को रिटर्न करोगे, वही मिश्रधन कहलाता है। यानी मिश्रधन का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब मिलाया गया धन। जो आप पैसा लिए थे, अब उस पैसा का कुछ ना कुछ उसका हिस्सा बनता है कि ना, यही थोड़े बिना लालच क्यों थोड़े दे दिया आपको। तो 5,000 के बाद जो आप मिला कर दे रहे हैं, उसी को मिश्रिया धन कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है, ब्याज के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं।
अब जैसे मानो 1 महीना का ब्याज 150 रुपया हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ऐसा ही हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ 5000 रुपये फिर एक महीने के बाद 150 रुपये जोड़ दिया जाएगा, यानी 5150 रुपया होगा। 5150 रुपए का फिर 3% जोड़ा जाएगा, 2 बार जितना दिन तक लगना होगा। अब 5150 का 3% निकालिएगा, फिर वो जो निकालेगा फिर 5150 में जोड़ दिया जाएगा, वो कर 3% चलेगा। तो इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी ब्याज जोड़कर फिर ब्याज जोड़ना, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो कह रहा है एक आदमी है जो प्रिंसिपल मनी मूलधन 10,000 दिया, ठीक है। प्रिंसिपल मनी मतलब मूलधन, मूलधन मतलब जो महाजन देता है ना आपको कर्जा, वही मूलधन होता है। उसके पश्चात कह रहा है राशि जो है 8% के दर से, तो आर बराबर जो हो गया 8% हो गया। अब को बरस तक है हो, तो 10,000 का राशि है, 8 बरस तक है, और प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना, हर एक साल के निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P × 1 + R बटा 100 के पावर T। T मतलब समय होता है, T जो है हर एक वर्ष का निकालना, प्रत्येक वर्ष। अब पहला वर्ष हम रख रहे हैं, मानिए कि फर्स्ट ईयर से रख रहे हैं, पहला वर्ष रख रहे हैं। तो पहला वर्ष जब हम रकम रखेंगे तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10,000 × 1 + R का मान 8 बटा 100 × 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 10,000 1000 लिखा गया, 10,100 प्लस 8 बटा 100, यानी 10,000 × 108 बटा 100 के पावर 1 हो जाएगा। सेकेंड ईयर से रखते हैं, दूसरा वर्ष रखते हैं, तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, तो 10,000, यहाँ 1000 फिर लिखा गया, तो 10,000 × 108 बटा 100 के पावर 2 हो जाएगा। फिर तीसरा का वर्ष रखते हैं, तो 10,000 × 108 बटा 100 बटा पावर में 3 हो जाएगा। तो ये बात बताइए, यहाँ A1 का मान जो हो गया, A1 का मान ही फर्स्ट वाला हो गया, A2 का मान है सेकेंड वाला हो गया, A3 का मान यहाँ E वाला हो गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ पावर में 2 जा रहा है, यहाँ पावर में 3 जा रहा है, तो जब पावर घटता है तो समान नहीं आ सकता है। तो देखते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर कर लिए, फिर 2 का क्यूब कर लिए, फिर 2 का पावर 4 कर लिए, तो मान देखते हैं घटाते हैं तो समान आ रहा है क्या। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का पावर 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बच गया, यानी D बराबर निकाल रहे हैं, तो 8 में से 4 गया तो 4, और D बराबर फिर निकालेंगे, 16 में से 8 गया तो 8। तो बताइए, तो D का मान समान है नहीं, तो यहाँ भी समान नहीं आ सकता। तो सिंपल फंडा है, ये P में नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर और 3 नंबर जो भी अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब अगर आपको अच्छा लगता है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, इंटरेस्टेड लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट सेक्शन पूरा भर दीजिए, जो भी अच्छा बात है उनको भरिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।